हम लोग डिस्कशन कर रहे थे 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, जिसके अंदर हम लोगों का मेन पर्पस राइटर का था कि हम लोग ह्यूमन की नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें, और सेकंड पर्पस उनका था कि हिस्ट्री ऑफ लैटिन अमेरिका को प्रिजर्व कर सकें, कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, उसकी बिगिनिंग क्या थी एंड ऑल दैट। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इसके ऊपर जो ग्रेसिया मार्केज ने लिखा था 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। इसके ऊपर ये आज मेरा 5th लेक्चर है। 4 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने इसका ओवरव्यू देखा 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड का। उसके अलावा बायोग्राफी भी देख ली राइटर की। उसके अलावा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, थीम्स देखी, इस पूरे नावल के अंदर किस किस बारे में बात हुई वो देखी। उसके बाद हम लोगों ने सेपरेटली लेक्चर्स अपलोड किए, फर्स्ट जनरेशन पे, सेकंड पर, थर्ड पर, और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपनी 4th जनरेशन पर। 4th जनरेशन की स्टोरी देखेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे, थीम्स देखेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि 4th जनरेशन से हम लोगों को क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड का एक छोटा सा ओवरव्यू कि इसकी सेटिंग क्या है, प्लॉट क्या है, जॉनरा क्या है, लैंग्वेज क्या है, ओरिजिनल टाइटल क्या है एंड ऑल दैट। हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में देखा ये कपल था। सेकेंड जनरेशन में हमने फर्स्ट कपल के बच्चों के बारे में देखा, जिसमें अमरांटा और रेबेका, इनकी 2 बेटियाँ थीं, और कर्नल ओरियानो और होजे अर्केडियो 2, इनके 2 बेटे थे। बेसिकली रेबेका हम लोगों ने देखा अडॉप्टेड डॉटर थी, और जो 3 असल बच्चे थे वो अमरांटा, कर्नल ओलियानो, होजे अर्केडियो 2 थे। ठीक है। उसके अलावा हमने सेकंड जनरेशन में देखा पिलर टर्नेरा को, एक वुमेन थी जिनका अफेयर था होजे अर्केडियो के साथ और कर्नल ओलियानो के साथ। फिर आगे हमने थर्ड जनरेशन में इनकी स्टोरी देखी कि इनके आगे से जो बच्चे हुए। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा थर्ड जनरेशन के अंदर ये कपल था, और अब 4th जनरेशन में हमने इस कपल के आगे से जो बच्चे हैं उनकी स्टोरी देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 4th जनरेशन में रेमेडियस द ब्यूटी हैं, डॉटर हैं। उसके बाद होजे अर्केडियो सेगुंडो है, ओलियानो सेगुंडो है, फर्नांडा डेल कार्पियो है। ये बुइंडा फैमिली की नहीं थी, लेकिन ये इनकी वाइफ थी। ठीक है। इनकी अभी हम लोग कैरेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये दोनों भाई ट्विंस थे, और ये भी बता दूं कि हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले अर्केडियो 1 को देखा। उसके बाद सेकंड जनरेशन में हमारे पास अर्केडियो 2 आया, और ओलियानो फर्स्ट के ऊपर पहला नाम आया। ठीक है। थर्ड जनरेशन में हमारे पास अर्केडियो 3 आया, और ओलियानो होजे 2 आया। ये वैसे तो मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए 2 और 3 मैं खुद से लिख रही हूँ। ठीक है। अब 4th जनरेशन में हमारे पास अर्केडियो 4 आ रहा है और ओलियानो 3 आ रहा है, क्योंकि देखें थर्ड जनरेशन में हमारे पास ओलियानो 2 आया था, अब ओलियानो 3 आया है। ठीक है। मतलब तीसरी दफ़ा ओलियानो का नाम रिपीट हो रहा है। होजे अर्केडियो का नाम 4th टाइम आ रहा है। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन से चलता आ रहा है होजे अर्केडियो। ठीक है। अब देख लेते हैं इसका कैरेक्टर एनालिसिस। फर्स्ट पे हमारे पास आ रही है रेमेडियस द ब्यूटी, जो डॉटर थी सेंटा सोफिया एंड अर्केडियो की, थर्ड जनरेशन के अंदर जो कपल था। नोन फॉर हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी विच ड्राइव्स मैन टू देयर डेथ्स। अब इनकी स्पेशलिटी क्या थी कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और इनकी खूबसूरती की वजह से जो वहाँ के लोग थे, मतलब लड़के जो थे, वो पागल हो जाते थे, और इतने पागल हो जाते थे कि मरने के करीब चले जाते थे। ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ये। ठीक है। सेकंड, इनोसेंट थी, चाइल्ड लाइक थी, अनअवेयर थी कि उनकी खूबसूरती का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है मैन के ऊपर। मतलब इनको खुद ही नहीं पता था कि ये कितनी खूबसूरत हैं। ये इतनी इनोसेंट थी और चाइल्ड लाइक थी। उसके अलावा मिस्टीरियसली असेंड्स टू हेवन वन डे। मैजिकल रियलिज़म इसके अंदर हम लोगों को दिखता है कि एक दिन ये हवा में, आसमान में उड़ जाती हैं, हेवन की तरफ चली जाती हैं अपनी पूरी फैमिली के सामने। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पूरे नावल में नहीं दिखती। अब अगर हम लोग इस कैरेक्टर का क्रिटिकली इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लें, तो इनकी सिंप्लिसिटी और वर्ल्डली मैटर से डिटैचमेंट भी थी। इस डिटैचमेंट की वजह से ये इनके कैरेक्टर को ये डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करती थी कि ये बहुत ज़्यादा अलग सी हैं और इस वर्ल्ड की नहीं है, इस दुनिया की नहीं है, हेवन से आई हैं। क्योंकि ये खूबसूरत भी थी और सिंपल भी थी, चाइल्ड लाइक भी थी, इनोसेंट भी थी, और वर्ल्डली मैटर्स जो थे उनके अंदर ये इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी। नावल में इनकी प्रेजेंस, नेचर ऑफ ब्यूटी और इसका इम्पैक्ट जो सोसाइटी पर होता है उस पर क्वेश्चंस उठाती है।
कुछ कैरेक्टर्स इनको सिंपल माइंडेड समझते थे, लेकिन कर्नल ओलियानो जैसे लोग समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है। आज तक वो जितने भी इंसानों से मिले, इनसे ज़्यादा समझदार इंसान उन्होंने आज तक नहीं देखा, ये उनका कहना था। अब इसकी हकीकत हम स्टोरी में पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो रेमेडियस का कैरेक्टर इस नावल में मैजिकल और रियल एलिमेंट्स के दरमियान ब्रिज का काम कर रहा है। इसका कैरेक्टर हमें मैजिकल रियलिज्म दिखा रहा है, इसकी हेवनली खूबसूरती और इसका सबके सामने हवा में उड़ जाना, आसमान में गायब हो जाना, तो ये सब कुछ आप मैजिकल रियलिज्म के क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं अगर आ जाए तो। ये इनका कैरेक्टर था। नेक्स्ट कैरेक्टर देख लेते हैं, होजे आर्केडियो सेगुंडो। ट्विन ब्रदर थे ओलियानो सेगुंडो के, इन्वॉल्व इन द बनाना कंपनी एंड द लेबर स्ट्राइक। अब मैं आपको इनका बैकग्राउंड बता दूं कि होजे आर्केडियो की जो पर्सनैलिटी है हमें इनके ट्विन ब्रदर से ऑपोजिट मिलेगी। ये सीरियस और गौर फिक्र करने वाले शख्स थे, जबकि इनके भाई हम लोगों को दिखेंगे केयर फ्री और फ्री विल के बंदे, इस तरह खुश मिजाज इंसान टाइप थे। एक चाइल्डहुड ट्रॉमा था इनको। बचपन में एक लिबरल आर्मी ऑफिसर की एग्जीक्यूशन को देख लिया था इन्होंने, जो इन पर अपना डीप इफेक्ट छोड़ जाती है। ये गहरे तौर पर मुतासिर होते हैं उससे। ये ट्रॉमा इनमें जस्टिस का गहरा एहसास और मौत का खौफ पैदा कर देता है। जब ये अडल्टहुड में पहुंचते हैं तो लेबर मूवमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो लेबर्स बनाना प्लांटेशन में काम करते हैं वो वहाँ स्ट्राइक कर देते हैं और ये उनके लीडर होते हैं। इनकी डिमांड होती है कि बेटर वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। ये चीज़ इनकी हमें बताती है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस और ओप्रेस क्लास के लिए फ़ाइट करने की विलिंगनेस को। इस स्ट्राइक का अंजाम ये होता है कि ये विटनेस बनते हैं मैसकेयर के ऑफ द वर्कर्स एंड बिकम आरिकल्स। मतलब मैसकेयर क्या होता है, एक बड़ी तादाद में कत्ल करना, ठीक है। अब होता ये है कि इस स्ट्राइक के अंदर जो लेबर्स होते हैं उनको सबको बड़ी तादाद में मार दिया जाता है, लेकिन ये खुद बच जाते हैं और जो गवर्नमेंट होती है इस मैसकर को कवर अप करने की कोशिश करती है, ट्रुथ किसी को ताकि पता ना चले। अब ये एक्सपीरियंस इसको डिसपॉइंट कर देता है बहुत ज़्यादा और ये और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। अब वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो ट्रुथ को सामने लेकर आएंगे, लेकिन कोई भी इस पर बिलीव नहीं करता। अब इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि ये खुद को बुइंडा हाउस में आइसोलेट कर लेते हैं। वो अपना टाइम ज़्यादातर एंशिएंट मैनस्क्रिप्ट्स को दे देते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। अब वो मैनस्क्रिप्ट्स किसकी थी, मेलक्विडिस एक जिप्सी था जो बुइंडा फैमिली का फ्रेंड था उनकी। वो इन मैनस्क्रिप्ट्स का गार्डियन बन जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इसके सीक्रेट्स को समझ सकें। होजे आर्केडियो की लाइफ अगर हम लोग देखें तो वो बुइंडा फैमिली की हिस्ट्री और फेट से डीपली जुड़ी हुई दिखती है। इनकी डेडिकेशन टू द मैन्युस्क्रिप्ट्स इस फैमिली के पास्ट और सिक्लिकल नेचर ऑफ देयर हिस्ट्री को सिम्बलाइज करती है। इनकी लाइफ का ट्रेजिक एंड ये होता है कि हमें दिखता है कि वो सॉलिट्यूड और इनएस्केपेबल फेट की थीम दे रहे हैं। रिकल्स का मतलब होता है कि खुद को आइसोलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर देख लेते हैं ओलियानो सेगुंडो को। ये ट्विन ब्रदर होजे आर्केडियो के थे, नोन फॉर हिज इंडल्जेंट एंड एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, मतलब अयाश पसंद और प्लेयर सीकिंग इंसान इस तरह का। मैरिज फर्नांडा डेल कैर्पियो एंड हैज़ 3 चिल्ड्रन, जिनके नाम मैंने एज़ यूजुअल ऐड नहीं किए ताकि मिक्सअप ना हो। इनका अफेयर होता है पेट्रा कोट्स के साथ। क्रिटिकली इनका कैरेक्टर हम लोग देखें तो ये फ्री विल का मालिक था, एक्स्ट्रावेजेंट और इंडल्जेंट पर्सनैलिटी थी इसकी, अयाश पसंद इंसान, केयर फ्री लिबरल टाइप बंदा था ये। इनका कैरेक्टर ऐसा था जो पार्टीज़, म्यूज़िक और लेविश सेलिब्रेशंस को एंजॉय करता था। जितने डिसिप्लिन कैरेक्टर्स अभी तक हम लोगों ने इस नावल के अंदर देखे हैं ये उन सब से मुख्तलिफ था। ये जनरस और काइंड हार्टेड भी थे, अपनी वेल्थ शेयर भी करते थे लोगों के साथ और ग्रैंड पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते थे लोगों के लिए। इनकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक टाइप थी जो पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, मतलब दैट ड्रॉज पीपल टू हिम। रिलेशनशिप इनका हम लोगों ने देखा कि फर्नांडा डेल कार्पियो के साथ था, इनके साथ इनकी शादी हुई। ये वुमेन इनका भी कैरेक्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता दूं ये कंजर्वेटिव और एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड की मालिक थी। इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ अपोजिट थी एक दूसरे से, एक नॉर्थ की तरफ था और एक साउथ की तरफ था, इस तरह इनकी पर्सनैलिटी थी। लेकिन दोनों के 3 बच्चे थे। उसके अलावा इनका अफेयर हम लोगों ने देखा पेट्रा कोट्स के साथ था, जो इनके अकॉर्डिंग, जो ओलियानो सेगुंडो हैं इनके अकॉर्डिंग ये था कि
रोमांटिक और पैशनेट होने के साथ साथ ये रिलेशनशिप ग्रेट फॉर्चून लेकर आता है। इट इज़ बिलीव दैट इनका यूनियन एक मैजिकल इफ़ेक्ट पैदा करता है इनके जानवरों के लिए। अब ये जानवरों की कहानी जो है ये स्टोरी में बताऊंगी। अभी हम कैरेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ये जान लें कि इनके कोई जानवर वगैरह भी थे, कोई जानवरों का बिजनेस शायद था इनका। बस ये समझ लें इनके यूनियन से इनकी वेल्थ में इजाफा होता था। इसके अलावा हम लोगों को थोड़ी सी आइडेंटिटी कन्फ्यूजन भी दिखेगी, क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई थे, ऑर्लेनियो सेगुंडो और आर्केडियो सेगुंडो। तो इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ ये बिलीव किया जाता था, जो इनकी ग्रैंड मदर थी और स्लाइग्योरैन जो फर्स्ट जनरेशन में हमने पढ़ा, वो उनके अकॉर्डिंग ये था कि लगता है इन दोनों ने पर्सनैलिटीज़ जो है, आइडेंटिटी जो इन दोनों की है वो स्विच हो गई है बचपन में। और ये कन्फ्यूजन एक लेयर ऑफ कम्प्लेक्सिटी को ऐड करेगी इनके कैरेक्टर के अंदर और नैरेटिव के अंदर। लेटर लाइफ में हम लोगों को दिखता है कि इनकी हेल्थ और फॉर्चून दोनों का डिक्लाइन हो जाता है। जैसे ये अपनी अर्ली लाइफ में रेकलेस से थे, बाद में ये ऐसे नहीं रहते, रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाते हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की मूवमेंट ये अपनी फैमिली की तरफ शो करवाते हैं। वो इनकी देखभाल करने की कोशिश करते हैं। टिल डेथ इनका कैरेक्टर हमें दिखता है कि ये फ्री विल के मालिक हैं। इनकी डेथ भी ग्रैंड सेलिब्रेशंस के दौरान होती है, स्टेइंग ट्रू टू हिज कैरेक्टर अंटिल द एंड। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोगों के पास आ रहा है फर्नांडा डेल कार्पियो का। शी इंट्रोड्यूस्ड एज द क्वीन ऑफ मेडागास्कर। Fernanda marries Aureliano Segundo. Despite their vastly different personalities, she tries to maintain her strict and proper ways. अब इनके कैरेक्टर में अगर हम लोग देखें तो इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि ये क्वीन ऑफ मेडागास्कर हैं। जब ये मैकेंडो विलेज में अराइव होती हैं, ये ऐसी फैमिली से आई थी जहाँ इनके बिलीव को ऐसा सेट किया गया था कि शी वाज डेस्टिन्ड टू बी अ क्वीन, जिसकी वजह से इनका कैरेक्टर हमें थोड़ा सा सुपीरियरिटी और इंटाइटलमेंट, मतलब इस तरह की चीज़ दिखती है इनके कैरेक्टर में। इनकी पर्सनैलिटी हमें थोड़ी सी रिजिड टाइप दिखती है। इनका लाइफस्टाइल भी इसी तरह का होता है। इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल रखे हुए होते हैं जिनको लाजमी फॉलो करती थी। इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी कि जिससे ये फील करती थी कि बस हर चीज़ इनको बेस्ट ही मिलेगी और ये डिज़र्व भी बेस्ट ही करती हैं लाइफ से। लेकिन अक्सर ये हमें नर्वस और कंफ्यूज भी दिखती हैं। शादी इनकी आर्लियानो सेगुंडो से हुई थी। कम्प्लीटली अपोजिट पर्सनैलिटी का बंदा था जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उनके बारे में। अब इनके हस्बैंड दूसरी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होते थे और ये इनका कैरेक्टर हमें जिस तरह का पता है, थोड़ी सी ये रिजिड टाइप थी और सुपीरियरिटी और इंटाइटलमेंट वाली टाइप इनका कैरेक्टर था। तो और स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करती थी ये घर पर, तो ये उसके अंदर बिज़ी रहती थी। जिस तरह एरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं, थोड़े से इस तरह के होते हैं, वक्त के पाबंद और हर चीज़ टाइम पर करना और इस तरह की, तो ये इस तरह थी, स्ट्रिक्ट थी अपने हर चीज़ के अंदर। फैमिली डायनेमिक्स अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोगों को दिखता है ये स्ट्रगल करती हैं अपने हस्बैंड के अफेयर के साथ, जो भी हमने पीछे पढ़ा पेट्रा कोट्स के साथ था। और उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि अपने बच्चों के ऊपर और अपने घर के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स रखती हैं। इनका रिलेशनशिप बच्चों के साथ अगर देखा जाए तो सख्त था। ये अपनी बेटी को, जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हम लोग देखेंगे, उनको कन्वेंट में भेज देती हैं। जो कन्वेंट ऐसी जगह होती है जहाँ रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल लगा लें या रिलीजियस टाइप जगह जो होती है, इस जगह इस तरह भेज देती हैं जहाँ पर ये, जहाँ से ये वापस आएंगी तो नन बन के वापस आएंगी, मतलब कम्प्लीटली रिलीजियस पर्सन। और फैमिली को बताती हैं कि वो मर गई हैं इनकी बेटी। लेटर लाइफ में ज़्यादातर आइसोलेट रहती हैं। एज शी ग्रोज ओल्डर फर्नांडा बिकम इंक्रीजली आइसोलेटेड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी। शी स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग विद इनविजिबल डॉक्टर्स एंड बिकम मोर इंट्रेंच्ड इन हर डिल्यूजन्स। रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहती हैं, आइसोलेट रहती हैं और इनविजिबल डॉक्टर से कम्युनिकेट करना शुरू कर देती हैं, जो इन पर टेलीपैथी के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ये हम लोग स्टोरी में देखेंगे पॉइंट। इन शॉर्ट अगर हम लोग इस कैरेक्टर के बारे में देखें तो इनकी ज़िंदगी हमें नाउमीदी और मायूसी इस चीज़ से भरी हुई दिखती है। एक्सपेक्टेशंस इनको बहुत ज़्यादा थी लाइफ से, क्योंकि इन्हें अजीम तवक्कुआत में बड़ा किया गया था, पाला गया था, जो कभी पूरी नहीं हुई। इस वजह से इनमें हम लोगों को बिटरनेस दिखेगी, नाराज़गी दिखेगी, ये चीज़ें देखेंगी। फर्नांडा का कैरेक्टर अगर हम लोग इस नावल के अंदर देखें तो हम लोगों को कम्प्लेक्सिटी की लेयर बताता है, जो ट्रेडिशन, रिजिडिटी और क्लैश बिटवीन डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ की थीम्स हम लोगों को हाईलाइट करके बताता है। अब हम इस जनरेशन के बारे में, इन 4 कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद इस जनरेशन का क्रिटिकली अगर हम लोग ओवरव्यू देखें तो हम लोगों को इस जनरेशन में दिखा इम्पीरियल कैपिटलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जहाँ से इम्पीरियलिज्म की शुरुआत हुई थी।
जो बनाना कंपनी है, हम लोगों ने देखा बनाना कंपनी सिम्बलाइज द इंट्रूजन ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड पीपल. दिस एरा ब्रिंग्स अ सुपरफिशियल प्रॉस्पेरिटी टू मकैंडो बट इट इज़ अल्टीमेटली डिस्ट्रक्टिव. बनाना कंपनी सिम्बलाइज हम लोगों को कर रही है कि जो इम्पीरियल पावर्स आई थी और कैपिटलिज्म का सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था वो, उसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन बताई, उसके अलावा मकैंडो विलेज ने प्रोग्रेस तो की, थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा तो हुआ, लेकिन उसके जो कंसिक्वेंसेस थे वो डिस्ट्रक्टिव थे. ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो फ़ायदा कम हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ. Second, wealth and decadence. Orleano Segundo's lifestyle is marked by excess and indulgence. हम लोगों ने देखा इनकी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा वेल्थ थी इनके पास. His seemingly endless wealth from his fertile animals reflects the overinflated prosperity brought by the बनाना कंपनी. बनाना कंपनी के साथ हम लोगों को दिखाया जा रहा है रिलेट करके इसको कि इनकी जो एंडलेस वेल्थ थी फर्टाइल एनिमल के थ्रू इनको जो मिली थी वो प्रॉस्पेरिटी लेकर आई थी, जिस तरह बनाना कंपनी लेकर आई थी. ठीक है, इसकी डिटेल हम लोग स्टोरी में भी डिस्कस करेंगे. उसके अलावा रिपीटिशन ऑफ हिस्ट्री दिखी, सिक्लिकल नेचर दिखी बुइंडा फैमिली की जो कंटिन्यूसली चल रही है फर्स्ट जनरेशन से. डिस्पाइट द अपेरेंट प्रोग्रेस एंड वेल्थ, हम लोगों को प्रोग्रेस भी दिखी, वेल्थ भी दिखी, क्योंकि बाकी जनरेशन में हम लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी कि उनको प्रोग्रेस हो रही है, वेल्थ मिल रही है, लेकिन फोर्थ जनरेशन में हम लोगों को ये चीज़ दिख रही है. लेकिन सेम पैटर्न हम लोगों को दिख रहा है आइसोलेशन का, ट्रेजेडी का और फेलियर टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स परसिस्ट. मतलब वही चीज़ें दिख रही हैं, सर्कल दिख रहा है, हिस्ट्री की रिपीटेशन दिख रही है कि बेशक इनकी वेल्थ में और बाकी चीज़ों में इजाफा हुआ है लेकिन वही चीज़ वापस कंटिन्यूसली चल रही है. आइसोलेशन की, ट्रेजेडी की और फेलियर टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स. मैजिकल रियलिज्म हम लोगों को दिखा कि मार्केस यूज़ ऑफ मैजिकल रियलिज्म रिमेन प्रोमिनेंट. द फैंटास्टिकल एलिमेंट्स सच एज द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ रेमेडियस द ब्यूटी. हम लोगों ने देखा कि स्टोरी में फैमिली के सामने वो आसमान में ऊपर हेवन की तरफ उड़ जाती है. ब्लेंड सीमिंगलिसली विद द एवरीडे लाइफ ऑफ मैकेंडो, ये चीज़ ब्लेंड हो जाती है और लाइफ उनकी मूव ऑन हो जाती है. मतलब जिस तरह सारी चीज़ें चल रही होती हैं उसी हिसाब से वापस चलने लग जाती हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हाईलाइटिंग द सरियल नेचर ऑफ द फैमिलीज एक्सपीरियंसेस. मैजिकल रियलिज्म का भी टच दिखा. उसके अलावा मैजिकल रियलिज्म में मैंने आप लोगों को जो आगे पहले इसके कैरेक्टर के अंदर दिखाया था कि इनकी हेवनली ब्यूटी जो थी जिससे लोग जो थे, मर्द जो थे, पागल हो जाते थे, वो चीज़ भी आप डाल सकते हैं कि इसकी ये चीज़ जो थी मैजिकल रियलिज्म को शो करवा रही है. खूबसूरत भी थी और सिंप्लिसिटी भी थी इसमें और चाइल्ड लाइक भी थी. तो रियलिज्म भी था और मैजिकल टच भी था. Social and political commentary. The fourth generation story is also a critique of the socio-political dynamics of Latin America. इसमें हम लोगों को लेटिन अमेरिका की हिस्ट्री की भी थोड़ा सा टच दिख रहा है कि उसके अंदर जो लेटिन अमेरिका में सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स दिखे वो चीज़ इसको सिम्बलाइज करी है इस जनरेशन के अंदर. Particularly the impact of foreign intervention and the exploitation of local communities. हम लोगों ने कैरेक्टर्स के अंदर देखा जहाँ पे लेबर स्ट्राइक हुई, उनको मार दिया गया और गवर्नमेंट ने कवर करने की कोशिश की. उसके अलावा बनाना प्लांटेशन के बारे में देखा. उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कैसे न्यू चीज़ें इन्वेंट हुई, प्रोग्रेस हुई, इम्पीरियल कैपिटलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल दैट. ठीक है, होप सो फोर्थ जनरेशन क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ जनरेशन को और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.